दो तरह के शोध कार्य होते हैं। एक तो अज्ञात को तलाशना, कुछ भी नहीं है उसको, नए चीज को, नई वस्तुओं को, नए ज्ञान को सृजित करना, नवीन ज्ञान का सृजन, यही रिसर्च है। दूसरा, जो ज्ञान उपलब्ध है उस ज्ञान को अद्यतन बनाना, अपडेटेड करना, उसको और ज्यादा डायमेंशंस में खोलना, ये है शोध। शोध सिर्फ नई चीजों को खोजना नहीं, जैसे चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की, वो इन्वेंशन है, अन्वेषण है। गवेषणा वैदिक शब्द है, गाय जाती थी तो गवी धन इष्णा, गवी सप्तमी विभक्ति एक वचन है ना उसमें, संस्कृत वाले जानते हैं। गाय में खोजना, गो क्या है, गो क्या है, गो मतलब सिर्फ गाय नहीं है, गो मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश भी होता है, गो मतलब ब्रह्मांड भी होता है, निखिल विश्व भी होता है, गो मतलब पूरा निकाय होता है, गो मतलब धरती, गो मतलब संपदा, गो मतलब भौतिक संपदा, गो मतलब आध्यात्मिक संपदा, उसकी तलाश करना, ये गवेषणा है। और शोध अनुसंधान क्या है, रिसर्च। प्रायः रिसर्च का संबंध जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, जो वैज्ञानिक खोज है, उससे जुड़ा जाता है। एक रूढ़ बन गया है। तो ये तो शब्दों की कुछ अपनी सीमाएं, अंग्रेजी में सिर्फ रिसर्च है, ध्यान रहे, लेकिन भारतीय भाषाओं में अनेक शब्द हैं। इसलिए जब हम शोध की भारतीय दृष्टि की बात करते हैं तो अनुसंधान की भारतीय पद्धति की बात नहीं करते। रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है। जब अनुसंधान की बात होती है तो उसमें कोई आइडियोलॉजी, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होती है, व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है, मुंडे मुंडे मतृभिन्ना की बात नहीं होती है, 2 + 2 = 4 होता ही है। लेकिन जब शोध की बात होती है तो उसमें परिष्कार जब हम करेंगे तो परिष्कार करते समय हमारे संस्कार भी आ जाते हैं, हमारा परिवेश भी आ जाता है, हमारी परिस्थितियां भी आ जाती हैं। इसलिए शोध और अनुसंधान में फर्क है। शोध वस्तुनिष्ठ दृष्टि है और अनुसंधान वस्तुनिष्ठ दृष्टि है, और शोध उसमें व्यक्तिनिष्ठता की संभावना है, सब्जेक्टिविटी हो सकती है, होगी कोई जरूरी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हो सकती है। क्योंकि जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में काम करेंगे तो वही सत्य नहीं ढूंढेंगे जो सत्य यूरोप के बैठे हुए विमर्शकारों ने ढूंढा है। ठीक वैसे ही जैसे 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो उसके पहले भारत नहीं था। अंग्रेजों ने, विमर्श यही ना है कि अंग्रेजों ने आकर के भारत को बनाया, भारत राष्ट्र था ही नहीं, ये तो अलग अलग खंडों में बटा हुआ था। तो 1498 में वास्को डी गामा आकर के केरल की खोज क्यों नहीं की? केरल की खोज कर सकता था ना, भारत की खोज कैसे कर दी? भारत राष्ट्र था ही नहीं। तो ये है शोध जिसने नैरेटिव खड़ा किया। भारत सांप सपेरों का देश है, पिछड़े हुए लोगों का देश है, भूत प्रेतों का देश है, जादू टोने का देश है, पिछड़ा हुआ देश है, ठीक है। लेकिन जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उन सभी भारतीय ज्ञान परंपराओं का अनुवाद अंग्रेजी में, जर्मन में मैक्स मुलर क्या कर रहा था कि जब इतना ही अविकसित ज्ञान प्रणाली थी भारत की, तो मैक्स मुलर क्या कर रहा था? क्या आवश्यकता थी जर्मन में अनुवाद करने की, क्या आवश्यकता थी अंग्रेजी में अनुवाद करने की, क्या आवश्यकता थी फ्रेंच में अनुवाद करने की, क्या आवश्यकता थी पर्शियन में अनुवाद करने की, क्या आवश्यकता थी अरबी में अनुवाद करने की, यहाँ के साहित्य की। इसका मतलब कि वह स्थिति नहीं थी जो स्थिति हमें परोसी गई है। वह वस्तुनिष्ठ दृष्टि नहीं है, वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, वो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का प्रयोग नहीं किया गया अनुसंधान में, और जो उनकी इच्छा थी, जो पूर्वाग्रह थे, उसकी तलाश की गई है, सत्य की तलाश नहीं की गई। और हमारे ही ज्ञान परंपरा को अभी आलोक चक्रवाल जी ने कहा पिछले सत्र में, शेक्सपियर की बात कर रहे थे और रोमांटिसिज्म की बात कर रहे हैं। रोमांटिसिज्म का मूवमेंट लिटरेचर वाले जानते हैं कि बैक टू द नेचर की कल्पना की गई जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे वर्ल्ड को अपने आगोश में ले रहा था, औद्योगिकरण। तो उस समय कल्पना की गई कि बैक टू द नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। लेकिन उसी समय आप समझिए, जिस समय रोमांटिसिज्म का मूवमेंट यूरोप में चल रहा था, उसी समय कालिदास की रचनाओं का
संस्कृत से अंग्रेजी में जर्मन में अनुवाद भी हो रहा था। इसका मतलब है कि मेघदूतम कुमार संभवम रघुवंशम को पढ़ा जा रहा था और उससे जो विचार सरणी निकल रही थी उसका पुनरुत्पाद हमें परोसा गया कि रोमांटिसिज्म के जनक हम हैं। यह है शोध और अनुसंधान में फर्क। उन्होंने शोध अपने संस्कार बस किया, अनुसंधान होता तो फैक्ट्स आता, सामने तथ्य आता वस्तुनिष्ठता के साथ, लेकिन शोध किया गया इसलिए उनके आग्रह पूर्वग्रह विचारधारा सारी चीजें आई। अब हमने कहा कि यदि अनुसंधान की भारतीय दृष्टि होती तो उसमें भी हमारे आग्रह होते, इसलिए हमने शोध की भारतीय दृष्टि की बात करी। हमारे आग्रह है, हमारे संस्कार है, हमारे परिवेश है, तो जिस विमर्श को उन्होंने खड़ा किया उस विमर्श को, उस नैरेटिव को हम अपने तरीके से भी खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि एक तो सामान्य सत्य होता है, एक सबके अपने अपने सत्य होते हैं। इसलिए शोध की भारतीय दृष्टि क्या कहती है, इसके लिए बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं। बहुत चर्चा हुई आर्यभट्टियम की, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखी, पतंजलि ने महाभाष्य, पाणिनि ने अष्टाध्यायी, लघु सिद्धांत कौमुदी, बराहमिहिर, भास्कराचार्य, ये सारे नाम, न जाने कितने नाम। ये सभी ग्रंथ जो लिखे गए, आपको पता है कि अभी दर्शन शास्त्र के विद्वान बैठे हुए हैं हमारे सामने। स्फोट सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, पाणिनि सिर्फ भाषाविद नहीं था, भाषा वैज्ञानिक नहीं था, पाणिनि दर्शन का भी विद्वान। आर्यभट्ट सिर्फ गणित का विद्वान नहीं था, वह संस्कृत का भी उतना ही विद्वान था। इसलिए सिर्फ गणित का अध्ययन किया होता, उतनी अच्छी भाषा संस्कृत की नहीं होती आर्यभट्टियम की। इसलिए आर्यभट्टियम को पढ़ने के लिए संस्कृत भी चाहिए और गणित का भी चाहिए। बराहमिहिर क्या है, भास्कराचार्य क्या है, आप जितने उदाहरण हैं उसमें बंटवारा नहीं था, आर्ट, साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, वोकेशनल, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। वह था मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जिस बहु अनुशासनिकता की बात आज की शोध दृष्टि कर रही है, एनईपी में जिसकी बात हो रही है, आज हम बहुत विमर्श कर रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को लेकर के व्हाट्सअप हो रहे हैं। यह कल्पना अपनी प्राचीन कल्पना है, यही भारतीय दृष्टि है शोध की। जिस दृष्टि से हम लोगों का अध्ययन अध्यापन हुआ है, पढ़ करके जो डिग्री हमने ली है, वह दृष्टि अपनी दृष्टि नहीं, बहु अनुशासनिक दृष्टि नहीं। हमने मैकाले की जो दृष्टि थी, जो यूरोसेंट्रिक दृष्टि थी, जिसमें साइंस को अलग, आर्ट्स को अलग, ह्यूमैनिटीज को अलग कर दिया गया था, विशेष करके मॉडर्न यूरोप में, एंशिएंट यूरोप में नहीं था। ग्रीक सिविलाइजेशन में अरस्तु वह साइंस भी जानता था, दर्शन शास्त्र भी जानता था, राजनीतिक विज्ञान का भी पिता होता था। लेकिन मॉडर्न साइंस ने और मॉडर्न एरा ने जो यूरोप को एक नया डिस्कोर्स दिया, उस डिस्कोर्स ने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया, पूरे विश्व को चेंज कर दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि हम भी बढ़ करके नॉलेज को सेगमेंट में बांट करके देखने लगे। ज्ञान अखंड होता है, खंड खंड नहीं होता है, सूचनाएं नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हमने बहुत भ्रम की, भूल की स्थिति में इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझ लिया। इसलिए शोध की भारतीय दृष्टि और बहु अनुशासनिकता की बात करती है। तो जब भी हम बहु अनुशासनिक होने की बात करते हैं तो भूल मत जाइए कि हमारी अपनी दृष्टि ये यूरोप से आई भी नहीं। ठीक वैसे ही जैसे हल्दी हम 1000 वर्षों से उपजाते रहे, हल्दी चूना छापते रहे हड्डियों के टूटने पर, उसको पीते रहे, गलाले करते रहे, लेकिन हल्दी का पेटेंट अमेरिका करा के जब भेजता है तब समझ में आती है बात कि हल्दी बहुत औषधीय गुण से संपन्न है। यही स्थिति जो मल्टी डिसिप्लिनरिटी है, तिमिर जी का अध्ययन है इस विषय पर, यह अपनी प्रणाली, अपनी शोध दृष्टि। दूसरा, किसी भी राष्ट्र का जो अकादमिक डिस्कोर्स होता है, जो नैरेटिव खड़ा किया जाता है, उसमें उस राष्ट्र की जो अपनी जीवन सरणी है, जो जीवन दर्शन है, जो जीवन दृष्टि है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है।
अभी मल्होत्रा जी ने कहा कि शोध का विकास के साथ संबंध, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होती है। डेवलपमेंट क्या है? ये डेवलपमेंट किस चीज का, विकास किसकी? विकास का संबंध सिर्फ भौतिक उन्नयन से है क्या? पैकेज सिस्टम से है क्या? कितनी सैलरी आ रही इससे है क्या? कितने एम्पायर खड़े उससे है क्या? नहीं, यह शोध की भारतीय दृष्टि नहीं है। हमारा रिसर्च और जो डेवलपमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बीच जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो भारतीय दृष्टि है, वह कहती है कि नहीं, विकास का पथ एक ओर भौतिकता की ओर होगा तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता की ओर भी होगा। जब मैं चर्चा करता हूं, कई मित्र मेरे चुटकीले अंदाज में इस पर व्यंग भी करते हैं कि जब हम प्रगति का कदम बढ़ाते हैं, जब हम कदम बढ़ाते हैं, विकास के कदम को बढ़ाते हैं, तो एक पांव जब ऊपर उठाते हैं हवा में होता है, उसी समय दूसरा पांव जमीन पर होता है। यदि दोनों पांव हम एक साथ उठा लें तो औंधे में गिरना होगा। जिस विकास की संकल्पना को लेकर के भारतवर्ष विगत 70-75 वर्षों से चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, इन सब के बदौलत जो अपनी स्थिति बनेगी, यही प्रगति है, तो औंधे मुंह गिरने वाली प्रगति है। तो संजय जी भाई साहब को पर्यावरण के लिए जागरूकता करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों पांव उठा करके हम विकास करना चाह रहे हैं। यह शोध की भारतीय दृष्टि नहीं कहती है। शोध की भारतीय दृष्टि कहती है कि हमारा डेवलपमेंट हॉरिजॉन्टल भी हो, वर्टिकल भी हो, हम फैलाव भी करें लेकिन गहराई भी उतनी होनी चाहिए, शिखरत्व को भी प्राप्त करें। इसलिए यह शोध की भारतीय दृष्टि है जो कहती है कि विकास का अनुसंधान से संबंध है, तो सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, उसका आपके ह्यूमन वैल्यू के साथ भी आपका रिलेशन है। भूटान एक देश है, बहुत गरीब राष्ट्र है, बहुत गरीब है, लेकिन कई सारे इंडेक्सेस ऐसे हैं जो मानवीय मूल्यों के धरातल पर वो दुनिया के श्रेष्ठ देशों में उसकी गणना होती है। तो मानक क्यों न बदले? हम उनके मानक पर, उनके स्केल पर अपने देश के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मापते हैं। यह अपनी दृष्टि नहीं। तीसरी बात, शोध की जो भारतीय दृष्टि है क्या है कि दुर्भाग्य से भारतवर्ष का जो अकादमिक डिस्कोर्स आज है, विशेष रूप से रिसर्च को लेकर के, वो बहुत सकारात्मक नहीं है। अपने यहाँ 10, 12, 12वीं इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पीजी किया, पीजी करने के बाद कहीं कोई चारा नहीं मिला, तो नेट जाने के लिए कोशिश की, नहीं हुआ तो कोई स्टेट यूनिवर्सिटी पकड़ लिया जा करके, मेरठ का कार्यकर्ता बिहार में जाकर रिसर्च कर लेगा, पीएचडी कर लेगा। क्यों करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि उसको उस पीएचडी से सिर्फ नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए हमने बना दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसी कार्यकर्ता को यदि बचपन से ही उत्सुकता होती, रिसर्च का भाव होता, तो जरूर वो गंभीरतापूर्वक रिसर्च करता और अच्छे से रिसर्च करता। लेकिन अपने यहां सोचते कब है रिसर्च के लिए? पीजी करने के बाद अच्छे अच्छे विद्यार्थी सोचते हैं कि रिसर्च में जाना है, जबकि फैक्ट्स कहता है कि दुनिया के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सारे डेवलप कंट्रीज इसलिए हैं क्योंकि इनके यहाँ रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस किया जाता है, और इनके यहाँ रिसर्च और इनोवेशन की शुरुआत यूजी अंडर ग्रेजुएट में फर्स्ट सेमेस्टर से शुरुआत हो जाती है। आप देखिए, आपके यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर में, IITs हैं और जेएनयू जैसा संस्थान है जहां पर अंडर ग्रेजुएट स्तर से ही रिसर्च प्रोजेक्ट की शुरुआत हो जाती है। कुछ नहीं हो तो रिसर्च मेथोलॉजी, इसकी प्रविधियां बताई जाने लगती है, तो उन विद्यार्थियों की गुणवत्ता देखने को मिलती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस विश्व के किसी भी मानक पर खड़ा उतरता है, लेकिन आपका कोई स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं उतरता है। क्यों? क्योंकि वहां पर यूजी स्तर से ही इसकी शुरुआत है, पहले से ही है। तो IITs अच्छे हैं, लेकिन बाकी संस्थान अच्छे नहीं है। विशेष रूप से साइंस, एटॉमिक साइंस, एस्ट्रोनॉमी, इसमें तो हम आगे है ही, लेकिन जो सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज में रिसर्च की स्थिति है, उसकी खराब होने की मूल चिंता जो यही है। यह कैसे पैदा हो? लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उसको हम पा सके।
जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शोध को लेकर कई प्रावधान किए गए। उसमें एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है, साथ ही चौथे ईयर अंडर ग्रेजुएट से शोध के प्रति एक ओरिएंटेशन शुरू करना, मास्टर्स में फोकस एक शोध पर रखना और ये प्रयास करना कि जो उस लेवल पे जाए मास्टर्स लेवल पे वो मन से तैयार रहे कि अब हमें शोध आगे भविष्य में अपने जीवन में करना है। विश्वविद्यालयों में ये अभी तक एनईपी के बाद शुरू जरूर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये इंडिया में नया है। इंडिया में ये बहुत पुराना सिस्टम है जो बहुत से अच्छी जगह जैसे आईआईसीज में कुछ आईसर्स में आईआईटीज में ये पहले से है। इवन एम्स, मेरी कुछ समय हमारी पढ़ाई वहाँ से हुई है, तो वहाँ पे मास्टर्स। ये जो आज कार्यशाला हो रही है इसका क्या उद्देश्य है? ये कार्यशाला शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हो रही है। अनुसंधान, शोध, नवाचार और भारतीय ज्ञान परंपरा, ये इसका मूल है। 2 दिन की ये राष्ट्रीय कार्यशाला है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय तथा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास दोनों मिलकर इस शोध कार्यशाला को कर रहे हैं। इसमें भारत के सभी प्रांतों से 80 प्रतिभागी उपस्थित हैं, जिनमें जो विद्यार्थी पीएचडी कर रहे हैं, शोधार्थी, इसी प्रकार से उनको शोध कराने वाले प्राध्यापक सम्मिलित हैं और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से जुड़े हुए शोध कार्य में लगे प्राध्यापक इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। पर्यावरण को लेकर भी क्या विचार विमर्श हुआ? पर्यावरण तो सभी से जुड़ा हुआ विषय है। पर्यावरण की एक राष्ट्रीय संगोष्ठी उदयपुर में 21-22 सितंबर को रहेगी, उसकी जानकारी यहाँ दी गई है। और पर्यावरण सभी से जुड़ा हुआ विषय है। जिस प्रकार से ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि पानी की बहुत कमी है इस क्षेत्र में। भारत में कहीं भी जाएं तो 2 जगह के मज़दूर ज़्यादा मिलेंगे आपके, रीवा, बांदा के और बिहार के। तो उस पानी की कमी के कारण से खेती आदि की समस्या आती, इसलिए वहाँ से मज़दूर पलायन करके महानगरों की ओर जाता है। तो इस प्रकार से जैसे मुझे एक विषय ध्यान आया कि बाहर आपके जो ये कानपुर झांसी हाईवे है, इस पे काम चल रहा है। फुटपाथ का रिनोवेशन हो रहा, दोबारा बना रहे हैं। अगर आप देखें तो पुराने फुटपाथ सड़क के लेवल में या उससे नीचे हैं। पुराने बने हुए निश्चित रूप से पानी उनमें रिसता है। अभी तोड़कर नए बनाए जा रहे हैं, तो एक सड़क से 1 फुट ऊंचे बनाए जा रहे हैं, दूसरे उनके नीचे कंक्रीट का पूरा सीमेंटेड आधार बनाकर उसके ऊपर टाइल लगाई जा रही हैं। तो देखने में टाइल का काम है, परंतु वास्तव में ज़मीन में एक बूंद पानी रिस के नहीं जाएगा। तो कैसे बुंदेलखंड की पानी की समस्या दूर होगी, ये अपने आप में एक अचरज बात है। हर व्यक्ति को पानी चाहिए, हर सरकार को विकास के नारे लगाने हैं, परंतु पर्यावरण की जो अनदेखी हो रही है वो बहुत दयनीय स्थिति है। जो थोड़े बहुत पेड़ सड़कों के किनारे बचे हुए हैं, उनकी स्थिति दयनीय है, उनकी साज संभाल नहीं होती। कोई 2-4 एनजीओ के लोग कुछ कर लेते हो, बाकी बहुत अच्छे प्रयास नहीं हो रहे। हर सरकार अच्छे काम करना चाहती है, सरकार की नीयत में खोट नहीं है, परंतु जिन अधिकारियों को टेंडर दिए जाते हैं, जिन ठेकेदारों को टेंडर दिए जाते हैं, उनकी पर्यावरण के प्रति कोई संचेतना नहीं, कोई दृष्टि नहीं है। इस कारण से लगातार पेड़ कटते रहते हैं। न्यायालय में जाएंगे, वहाँ से पत्र दिए जाते हैं कि हम 1 के बदले 10 पेड़ लगाएंगे, 10,000 पेड़ लगाएंगे, 10 लाख पेड़ लगाएंगे, परंतु कहीं पौधे लगते नहीं और उसमें से जीवित 5-10% भी बचते नहीं। तो ये स्थिति वास्तव में है। तो इस कारण से आप देख रहे हैं कि पूरे भारत के लगभग सभी प्रांतों में गर्मी अपने चरम पर है। और अभी तो इस समय सीजन चल रहा है, वर्षा ऋतु है, सब लोग पौधारोपण कर रहे हैं, लाखों की संख्या में पौधारोपण हो रहा है। पर उसका परिणाम क्या है? हर वर्ष करोड़ों पौधे लगते हैं, हर वर्ष प्रतिवर्ष करोड़ों पौधे लगते हैं, परंतु उसके बाद भी पर्यावरण की स्थिति दयनीय है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। सरकार को, सामाजिक संस्थाओं को, नागरिकों को इसमें मिलकर काम करना चाहिए, स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, तब ये स्थितियाँ दूर होंगी। हमको परिवार से, घर से ही पर्यावरण के प्रति दृष्टि बनानी पड़ेगी। जैसे विश्वविद्यालय में हम देखते हैं कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, हर प्रकार से संपन्न है,
पर विश्वविद्यालय के पास भोजन देने की व्यवस्था ऐसे ठेकेदार को दी गई है कि जो प्लास्टिक की क्रॉकरी प्रयोग कर रहा है, प्लास्टिक के गिलास प्रयोग कर रहा है, कचरे का ढेर यहाँ आप देखेंगे 2 दिन में इतना बड़ा लग जाएगा कि अपने आप में विकट समस्या हो जाएगी। तो छोटी छोटी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते। इस प्रकार से मैं सामान्य नागरिकों को भी कहता हूँ, हम शादी विवाह फंक्शन में जाते हैं, मिठाई खाते हैं, मान लो गुलाब जामुन खाया तो 1 दोना लेंगे, अच्छा लगा दूसरा दोना लेंगे, तीसरा दोना लेंगे। ये विवेक सामान्य आदमी में और पढ़े लिखे व्यक्ति में भी नहीं है कि उस प्लेट में हम 2 बार 3 बार भी ले सकते हैं, उस दोने का हम कई बार उपयोग कर सकते हैं। तो ये दृष्टि दिखाई नहीं देती, इसकी बहुत अभाव है। तो हमको पर्यावरण के प्रति अपने विवेक को जगाना होगा, तब स्थितियाँ बदलेंगी, तब स्थितियों में सुधार आएगा। आज किस प्रकार की कार्यशाला हुई और कहाँ के प्रतिनिधि इसमें आए? नमस्कार। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला अनुसंधान, नवाचार एवं भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर शुरू की गई। इसमें क्योंकि यह राष्ट्रीय कार्यशाला है, लगभग सभी प्रांतों से हमारे यहाँ 80 से 100 के आसपास प्रतिभागी आए हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से भी रिप्रेजेंटेशन है, साउथ से भी है और वेस्ट गुजरात अहमदाबाद से भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, और अपने मध्य भारत जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सभी प्रांतों से जो प्रतिभागी हैं, स्कॉलर्स हैं, फैकल्टी, यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो इस कार्यशाला में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। कल कितने बजे तक चलेगी कार्यशाला? ये कार्यशाला आज शाम तक चलेगी और कल फिर शाम तक 5 बजे इसका समापन किया जाएगा। तो 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अच्छा, इस कार्यशाला में किन किन बिंदुओं को लेकर चर्चा हो रही, किन किन विषयों को उठाया जा रहा है, क्या जैसा मुद्दे कि आप रहेंगे? जानते हैं कि जब किसी भी विश्वविद्यालय की या महाविद्यालय की बात होती है तो वहाँ पर जो शिक्षक के पास एक तो शिक्षण का मुख्य दायित्व होता है, उसके साथ साथ उसको शोध को भी आगे बढ़ाना होता है। तो हम काफ़ी समय से शोध कर रहे हैं, अपने अपने विषयों में शोध की निरंतरता बनी हुई है, और विभिन्न विश्वविद्यालयों में, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में भी शोध काफ़ी अच्छी गति से आगे चल रहा है। अब जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया गया, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से हम अपने अध्ययन अध्यापन में जो स्किल डेवलपमेंट है, वोकेशनल है, इन कोर्सेज़ का समावेश करें, तथा शोध को भी हम जो हमारी स्थानीय आवश्यकताएं हैं, स्थानीय ज़रूरत हैं, उस आवश्यकताओं से, उन ज़रूरतों से उसको हम कनेक्ट करें कि किस तरह से जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में समस्याएं हैं, उनका समाधान हम शोध के माध्यम से सोचें। दूसरा, अपने पास भारतवर्ष में ज्ञान के अपार भंडार हैं, और जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है वो बहुत समृद्ध ज्ञान परंपरा है। उस भारतीय ज्ञान परंपरा को भी हमें अपने शोध से लिंक करना है। उस ज्ञान परंपरा को हम जो अपने शोध अपने अपने विषयों में कर रहे हैं, उदाहरण के लिए मैथमेटिक्स में कर रहे हैं, फिजिक्स में कर रहे हैं, लाइफ साइंसेज में कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कर रहे हैं, जूलॉजी है या बॉटनी है, या सोशल साइंसेज के विषय हैं जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, किस तरह से इन विषयों में जो हमारे पास ऑलरेडी समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान है, किस तरह से उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए हम अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हम शोध में उनका समावेश करें और शोध में उसको आगे बढ़ाएं। उद्देश्य है कि हमारी जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं और जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको मिला के फिर हमें शोध को आगे बढ़ाना है, या बहुत अधिक फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जिनका कि सीधा सीधा हमारे समाज से, हमारे जो इकोसिस्टम से, उससे उसका कोई कनेक्शन ना हो। मतलब शोध ऐसा होना चाहिए जो व्यवहारिक शोध होना चाहिए, जो कि सीधा सोसाइटी को इम्पैक्ट डाले। उदाहरण के लिए ये बुंदेलखंड क्षेत्र में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, पानी की समस्या रहती हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो एग्रीकल्चर की समस्या हैं, किस तरह से उनको हम टेकअप करें कि
उन समस्याओं पे हम शोध करके जो यहाँ पर किसान हैं उनको हम समाधान दें कि वो उनको इम्प्लीमेंट करके अपना जो खेती का कार्य है उसको आगे बढ़ा सकें। बुंदेलखंड में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को स्टडी करें और स्टडी करके उन आवश्यकताओं पे हम उनको समाधान प्रस्तुत करें ताकि वो जो उनका जिस उद्देश्य से वो इंडस्ट्री लगी है और इंडस्ट्री चल रही है वो अपने उद्देश्य को पूरा करे। और ये काम तभी हो सकता है जब एकेडमी, विश्वविद्यालय और इंडस्ट्री, विश्वविद्यालय और ग्रामीण क्षेत्र मिलकर काम करेंगे और यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना भी है। आप आगे शुद्धि से नोट करते चले हमको तो अच्छा लगेगा। और कुछ इधर से अपना परिचय देकर थोड़ा खड़े होंगे ना, सब लोग जानेंगे भी और आपका परिचय भी हो जाएगा। अलग से सत्र नहीं बताना पड़ेगा। बारे में कुछ नई जानकारी बहुत एकत्रित करें। बहुत अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मूल लेकिन जो प्रथम तकनीक